इस theory को हर कोई हैंडराइटिंग एनालिसिस के समय उसको ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो सकता। ओनली उसका एक्चुअली हैंडराइटिंग एनालिसिस का सिस्टम क्या होता है, केस स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। केस स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। विदाउट केस स्टडी हम लोग, देखो एक चीज, हम लोग कोई भी ना हैंडराइटिंग देखते देखते हम लोग अपना एक्सपर्टाइज शो ऑफ करने के लिए बहुत ज्यादा चीट चैट करते हैं, जस्ट लाइक ए चीट चैट। तो कोई भी हैंडराइटिंग देख के इसका ऐसा हो सकता है, इसका ऐसा हो सकता है, ऐसा हम बताते रहते हैं। तो दिस इज नॉट ए साइंस, ओके। चिट चैट नेवर बी ए साइंस। जस्ट लाइक कोई भी सपोज आई एम ए डॉक्टर एंड मैं किसी और को बोल रहा हूँ, कोई बोल रहा है मुझे पेट दर्द हो रहा है, तो मैंने उसको एक पेंटोप्राजोल मेडिसिन दे दिया, तो गैस की वजह से हो सकता है तो मैंने दे दिया। तो ये हो गया चिट चैट वाला, लेकिन मैंने उसको कोई टेस्ट नहीं दिया, कुछ भी ठीक तरह से चेकअप नहीं किया। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, that is our primary responsibility because maximum graphologist जनरली इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। ठीक है, वो अपना हैंडराइटिंग देख लेता है, उसके बाद उसके बारे में कुछ कुछ कमेंट बोल देता है, 70% ठीक हो जाता है, 30% रॉन्ग हो जाता है। द पेशेंट इज वेरी हैप्पी कि उसने 70% ठीक बोला है उसके लिए। लेकिन ये तो मैंने अपना एक्सपर्टाइज शो किया 70% वाला। अगर कोई भी साइंस होता है ग्राफोलॉजी में, अगर कुछ भी साइंस है, तो ये 70% मैं बिलीव नहीं करूंगा। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस 70%। आई एम हैप्पी नॉट 99, आई एम हैप्पी 100 में 100%। ओके, 100 में 100% आई वांट फ्रॉम माय ऑल स्टूडेंट। एंड उसके लिए क्या होना चाहिए, ग्राफोलॉजिकल कोरिलेशन होना चाहिए एंड प्रॉपर काउंसलिंग होना चाहिए। ग्राफोलॉजिकल काउंसलिंग, नॉर्मल काउंसलिंग जो साइकोलॉजिस्ट नहीं है उसके बस की बात नहीं है, तो वो छोड़ दे। नॉर्मल ग्राफोलॉजिकल काउंसलिंग शुड बी डन। एक्चुअली प्रॉपर केस स्टडी एनालिसिस होना चाहिए। केस स्टडी कैसे हो सकता है, ये सब हम बात करते हैं कभी कभी, एंड उसका अलग से सेशन होता है। केस स्टडी कैसा होना चाहिए, केस हिस्ट्री कैसे कलेक्शन करना चाहिए, केस इंटरव्यू कैसे लेना चाहिए किसी के साथ, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग आपके सामने आएगा जिसके हैंडराइटिंग में आपको दिख रहा है कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है उसके हैंडराइटिंग में, एंड वो आपसे बहुत कुछ छुपाएगा, ठीक है। सपोज देखो, आपने एक देखा, कोई आदमी किसी का मर्डर किया है एंड वो उसका हैंडराइटिंग से देख रहे हो, लेकिन अब एक चीज सोचो अच्छी तरीके से, दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचो, ये मुझे क्या उसको बताने का खूब बहुत ज्यादा जरूरत है क्या उसको? क्योंकि हो सकता है उसने आपके पास कौन से रीजन से आया है वो पहले बताना चाहिए, लेकिन मैं अपना एक्सपर्टाइज शो करने के लिए बताऊंगा कि आपने मर्डर किया है। दिस इज नॉट गुड, ठीक है। ये सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए। एंड एक और चीज मैं जरूर, आई मस्ट लेट यू नो, वो किसके लिए आया है, उसके हैंडराइटिंग में हो सकता है मोर देन 50 कॉम्प्लिकेशन इज देयर, 50 बहुत सारा नेगेटिव ट्रेट्स आर देयर। लेकिन हो सकता है उसने आया है, मुझे बहुत ज्यादा सर दर्द होता है रात में, बस इतना ही रीजन से वो आया है आपके पास, ठीक है। तो वॉट एवर द रीजन, कोई भी डॉक्टर के पास अगर हम जाके जो रीजन बताते हैं, डॉक्टर लोग उसी का ही मेडिकेशन करते हैं, उसी का ही ट्रीटमेंट देते हैं। तो हम लोगों को ही एक प्रॉपर प्रोफेशनल ग्राफोलॉजिस्ट को बस उतना ही मेडिसिन देना चाहिए, ओके, उतना ही थेरेपी देना चाहिए उसको, जो हैंडराइटिंग चेंजेस। क्योंकि एक चीज देखो, हो सकता है उसके हैंडराइटिंग में बहुत गलत चीज है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा उस गलत चीज को लेके कैरी करके वो अगर ठीक चल पा रहा है, मतलब मैंने बैलेंस कर लिया अपने लाइफ को, मैंने एडजस्ट कर लिया, एंड तो उसके लाइफ को बहुत ज्यादा शेकिंग करने का जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा शेकिंग करने का जरूरत नहीं है। वो जैसे चल रहा है ही इज हैप्पी, चलने दीजिए उसको ऐसा ही। क्योंकि हर लोग, देखो, हर कोई गॉड नहीं होता और हर कोई स्वामी विवेकानंद नहीं होता, ठीक है। तो वो अगर हैप्पी है उसके छोटे से लाइफ में, तो वो छोटे से लाइफ में ही चलने दीजिए। वो अगर इफ द पर्सन इज हैप्पी विथ लेस फाइनेंशियल इन अर्निंग, तो लेट हिम बी। लेकिन वो आया है आपके पास ओनली उसका सर दर्द लेकर, मुझे बस सर में दर्द हो रहा है रात को सोने के लिए, तो उसका कुछ थेरेपी दे दो बस। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपना एक्सपर्टाइज शो करने के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं जो कंफ्यूजन बढ़ा देता है, एंड दैट इज नॉट प्योर साइंस, ठीक है।
तो ग्राफोलॉजी को बहुत होलिस्टिक वे में हमें सबसे बताना चाहिए, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कोई लेटर मैं लिख रहा हूँ एंड मुझे डायबिटीज हो रहा है, हो सकता है वो लेटर आप लिखोगे तो डायबिटीज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वो सेम लेटर मैंने देखा आपके हैंडराइटिंग में एंड मैंने बता दिया तो ये गलत साबित होगा, ठीक है। तो ग्राफोलॉजिकल कोरिलेशन शुड बी देयर always, and that is what I am trying to implement. That is the only reason I am trying to connecting this graphology and psychology, these theories, understood। ये सब theory हमें वहाँ पे बताना चाहिए, ठीक है। anyway हम लोग let's start our session. I'll not take time too much. So anyway, thank you Shamriti ma'am, and to hand over to you, let me share the screen. Thank you, sir. Yes. Hello and good evening, everybody. And good evening, ma'am. And thank you, everyone, for joining today's session. So, as sir mentioned, we are discussing Sigmund Freud's psychoanalytic theory. And if you remember, last two sessions we completed structure of personality, dynamic personality, and also defense mechanisms. So today we shall discuss about development of personality. It's a bit sensitive and delicate topic. So, and few things like has quite a deeper meaning. So let's be in a lighter mood today and try to accept whatever Freud had stated. So Freud had divided this personality development theory into 5 psychosexual stages. As children develop, they progress through a series of psychosexual stages. फ्रॉइड का मतलब था जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो डिफरेंट मनोलैंगिक विकास से गुजरते हैं, क्योंकि फ्रॉइड का मानना था कि हमें लाइफ में जो भी प्लेजर्स मिलते हैं वो मोस्टली सेक्सुअल प्लेजर से ही मिलते हैं। फ्रॉइड का ये भी मानना था कि एक बच्चे की पर्सनालिटी शुरुआत के 5 साल में ही पूरी हो जाती है। So how a person behaves in his adulthood is determined by how a child is treated in his early years of life. So let's start discussing all the 5 stages one by one. But before proceeding, I would like to explain few terms which Freud had emphasized a lot in this theory. First one is libido, yani lingik urja. Libido is the sexual drive and it is the main source of a psychic energy. लिबिडो जन्म से एक बच्चे में पाई जाती है और ये हमारे व्यवहार को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। फ्रॉइड का मानना था इंसान जो भी करता है इस लिबिडो का वजह से ही करता है। अगर किसी स्टेज में ये लिबिडो अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो बच्चे की पर्सनालिटी ठीक से डेवलप नहीं होगी और उसके पर्सनालिटी में कुछ कमियां रह जाएगी। Another term which Freud used is erogenous zone. These are the pleasure-seeking areas in our body, and it changes in every stage of child's development. As per Freud, the 3 erogenous zones are mouth, anus, and the genital areas. Another term which Freud again used in this theory is fixation. This means when our psychic energy remains stuck at a particular stage of development. मतलब अगर किसी स्टेज में बच्चे की इच्छा पूर्ति नहीं हुई आगे तक वो बच्चा उसी स्टेज में ही फिक्स रहेगा। ठीक उसी तरह किसी बच्चे की इच्छाएं अगर ओवर फुलफिल्ड हो जाए तभी भी वो उस स्टेज पर फिक्स रह सकता है। So next page. So let's discuss all the 5
psychosexual stages one by one. First stage is the oral stage. This stage starts from birth and lasts approximately 3 months. During this period, the erogenous zone is focused near the mouth. That is, the principal zone of pleasure is focused near the mouth area. So the infant derives pleasure from various activities, oral activities, I would say, like thumb sucking, biting, pacify sucking, babbling. You all have noticed whatever the baby is given, it will instantly put it into its mouth. Be it a toy, your finger, it will automatically go into its mouth. So this is the time when babies are breastfed or bottle fed. So if the mother doesn't breastfeed the baby on demand or neglects the baby, then this can lead to frustration. The mother or the caregiver किस तरह से उस बच्चे की डिमांड्स को रिस्पॉन्ड कर रही है, उस बच्चे की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. So according to Freud, weaning process is also very important and crucial. मतलब किसी बच्चे को अगर प्यार से या तसल्ली से बॉटल फीडिंग या ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाया जाए तो बड़े होकर वो बैलेंस पर्सन बनेगा. लेकिन अगर उसे जबरदस्ती या जल्दबाजी में भी ये आदतें छुड़वाने की कोशिश की गई तो बड़े होकर वो उसे कुछ ओरल फिक्सेशंस आ सकती है, जैसे कि नेल बाइटिंग, चेन स्मोकिंग, गम चूइंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल and also overeating. So if the mother indulges the infant or when the oral needs are overfulfilled, then the child can grow up to an over-dependent or gullible person. मतलब जो बहुत easily दूसरों को trust करने लगता है. On the other hand, if the oral needs are denied in this stage, they grow up being aggressive and pessimistic adults. I can share one experience. During my counseling practice, I have personally noticed that this kind of disturbance or trauma during childhood can lead to imbalanced personality during adulthood. I can recall one case study. That girl was around 19 years old, studying in a very reputed and renowned college in Kolkata. She was drug addicted, indulged into sex only for the sake of physical pleasure, hated her father like anything, and at times showed aggressive and violent behavior. Her case history said her mother was detected with breast cancer just after she was born. So the mother was very busy at that time and was not available during her infant days. Therefore, her grandmother became her major caregiver. But her grandmother passed away when she was 6-7 years old. Later on, her parents got separated. So this girl had a disturbed childhood. Later on, this girl got involved in drugs, often became too violent, and she had to be kept in a rehab center for treatment. But during my session, I found the girl to be very bright, intelligent, good in studies, and also very good singer. So the traumas during her childhood led to so many problems. इसीलिए हम अक्सर बोलते हैं ना, बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से करनी चाहिए. So actually childhood stage is certainly very, very important. Over to you, sir. Okay, thank you, ma'am. Yes, हम लोग बात कर रहे थे ओरल स्टेज के बारे में.
ये ओरल स्टेज एक्चुअली ये तो एक assumption है. ओरल स्टेज मीन्स 0 to 18 years का एक 18 month का एक स्टेज होता है जो सिगमंड फ्रॉइड ने बोला था कि वो ओरल स्टेज तभी हम मानेंगे क्योंकि एक्चुअली ये थ्योरी है ना, ये बहुत ज्यादा सेक्सुअल ऑब्सेशन के ऊपर बेस करके है, सेक्सुअल फोकस के ऊपर बहुत ज्यादा बेस करके हो चुका है ये थ्योरी. एंड अकॉर्डिंग टू हिम उस वक्त मतलब 0 to 18 मंथ में एक बच्चा, आप देखोगे कोई भी बच्चा कोई भी चीज देखेगा तो अपने होठों पर ये टच करेगा, अपने मुंह पे डालने की कोशिश करेगा. वो बच्चा कोई भी काम करता है तो एक्चुअली ये क्यों करता है? तो क्योंकि वहां से ये सकिंग करने से उसका प्लेजर मिलता है. तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है उस बच्चे का सेक्सुअल ऑर्गन होता है ये लिप्स, उसका माउथ. ठीक है, एक्चुअली उसका सेक्सुअल ऑर्गन मींस उसका प्लेजरेबल ऑर्गन, एंड ये प्लेजरेबल ऑर्गन होता है उसका माउथ. इसके ऊपर डिपेंड करके वो बच्चा सब कुछ काम करता है. लेकिन अब देखो इस टाइम में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है, उसको कुछ फिक्सेशन हो गया है. फिक्सेशन का मतलब है when the child is unsatisfied totally, okay, orally unsatisfied. Suppose I did not have any breast milk, suppose, so I am unsatisfied at that time. तो ये अनसेटिस्फेक्शन मुझे उसके पूरी जिंदगी में नजर आएगा. हो सकता है कोई बच्चा आप देखो नेल बाइटिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, स्मोकिंग करता है, च्युइंग गम यूज करता है, मतलब ये माउथ रिलेटेड एक्टिविटी वो करता ही रहता है क्योंकि he needs some satisfaction, he needs some satisfaction, oral satisfaction. Okay, so ये होता है ओरल. एंड ये आप हैंडराइटिंग से कैसे देख पाओगे? कोई भी आप देखो हैंडराइटिंग को, कोई भी केस आपके सामने आता है, कोई भी पेशेंट, सबसे पहले मैं जरूर पूछता हूँ कि वो ब्रेस्टफीड कितना महीना कर चुका है. ओके, सबसे आगे मैं जरूर पूछता हूँ क्योंकि इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है. ठीक है, वो सेटिस्फेक्शन मिला है उसको या ओवर सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है. कोई हो सकता है 6 इयर्स तक ब्रेस्टफीड कर चुका है, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा. और कोई हो सकता है 1 महीना का ब्रेस्टफीड कर चुका है, और कोई हो सकता है 4 महीना का ब्रेस्टफीड कर चुका है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा उसके लाइफ में. ठीक है, जैसे हैंडराइटिंग से कैसे हम देख सकते हैं, लेट मी शेयर द स्क्रीन. Is it visible or? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, next. यहाँ पे देखिए, 1 second. This is 1 second. अच्छा, ओके, इज इट विजिबल नाउ? Yes, sir. अच्छा ठीक है, अभी देखिए कोई भी हैंडराइटिंग में सबसे पहले आपको देखना है कि उसके अब देखना कोई भी अगर किसी का भी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छा हो चुका है या ओरली दैट पर्सन इज सो मच सेटिस्फाइड, तो उसका ये हेवी प्रेशर इंडिकेट करता है. उसके हैंडराइटिंग में हेवी प्रेशर होता है. हैंडराइटिंग का अगर बहुत जोर से प्रेस करता है कि उसके, अब देखो मैं अगर सपोज यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, तो इसके नेक्स्ट और 2 पेज में ये इंप्रेशन समझ में आ रहा है कि ये मैंने क्या लिखा है. ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं हेवी प्रेशर. तो ये हेवी प्रेशर इंडिकेट करता है उसका हाई लेवल ऑफ साइकिक एनर्जी. तो ये हाई लेवल, उसका इम्यूनिटी भी बहुत अच्छा रहता है, ब्रेस्ट फीडिंग इशू भी उसको बहुत ज्यादा नहीं होता. ठीक है, लेकिन जिसका लाइट प्रेशर होता है, लाइट प्रेशर, तो उसका साइकिक एनर्जी बहुत कम होता है. ठीक है, इम्यूनिटी भी कम होता है, ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड इश्यूज उसमें आ ही जाता है. ब्रेस्ट फीडिंग से वो द पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड प्रॉपर्ली. अंडरस्टूड. एंड अगर कोई भी आप देख सकते हो, कोई अगर इस तरह से लिखता है, सपोज रूल्ड, इन केस ऑफ रूल्ड पेपर राइटिंग, I am
am writing in this way. Have you noticed मैंने दो लाइन के बीच में से मैंने लिखा है, कोई भी लाइन टच नहीं किया ठीक तरीके से. तो ये बिटवीन द लाइन जो लिखता है ना, इन लोगों को ओरल स्टेज प्रॉब्लम दिखाई जाते हैं. ठीक है. एंड इसके साथ अगर देखो कॉम्बिनेशन में देखना चाहिए, अगर लेटर डी इस तरीके से लिखता है, ठीक है, लेटर डी इस तरीके से लिखता है, दिस इज वेरी कॉमन. लेटर डी इस तरीके से लिखता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हो जाते हैं उसका ईटिंग रिलेटेड इश्यूज, ईटिंग रिलेटेड इशू, ईटिंग डिसऑर्डर रिलेटेड इशू, पोर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ डाइजेशन रिलेटेड. एंड अगर ये हैंडराइटिंग में इस तरह से आते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए गैप आ गया. ठीक है, गैप आ जाने से क्या होगा, तो ये ओरल स्टेज प्रॉब्लम इंडिकेट करता है. ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा आता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर. ठीक है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर. एंड ये अपने आप को प्रॉब्लम करता है बहुत ज्यादा. अपने आप को प्रॉब्लम मतलब उसके लिए अगर उसको पूछोगे तो वो बोल सकता है कि आई एम सो सेटिस्फाइड, बट इस तरह से उसका लाइफस्टाइल चलता है. सपोज मैं सुबह को नींद से सुबह 9-10 बजे उठता हूँ एंड 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, तो आई नो दिस इज हार्मफुल, दिस इज नॉट गुड प्रॉपर लाइफस्टाइल, बट आई एम मेंटेनिंग बिकॉज आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड, बट दिस इज नॉट गुड. ये अपने ही बॉडी को वो इफेक्ट हो रहा है. अंडरस्टूड. ये ओरल स्टेज प्रॉब्लम. एंड अगर कोई भी मार्जिन नहीं रहेगा, मतलब 0 से एकदम लास्ट तक जो यूज करता है, उसमें भी ओरल स्टेज प्रॉब्लम फिक्सेशन आ जाते हैं. नेक्स्ट इसमें भी हो सकता है, मैं दिखा नो मार्जिन ऑल साइड. अगर कोई इस तरह से लिखता है, उसका लेटर ओ में इस तरह से नॉट दिखाई देता है, दिस इज ऑल्सो ओरल स्टेज का सिम्टम आएगा. ये हैंडराइटिंग का साइज थोड़ा बिग होगा एंड उसका स्लांट होगा, थोड़ा राइट की तरफ जाएगा. ठीक है, थोड़ा राइट की तरफ जाएगा, नॉट 90 डिग्री. ठीक है, राइट वर्ड स्लैंट. एंड कनेक्शन मेनली डिस्कनेक्टेड रहता है, मैक्सिमम टाइम डिस्कनेक्टेड रहता है. एंड इसके साथ डिस्कनेक्टेड मतलब एक लेटर के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहता, ओवरऑल डिस्कनेक्टेड रहता है. और कभी कभी मिक्सचर भी दिखाई देता है, मिक्सचर. ठीक है, अननेसेसरी डिस्कनेक्शन, मतलब जहां पे जरूरत नहीं वहां पे मैंने लेटर को छोड़ दिया. अंडरस्टूड. जैसे आप देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. सपोज कहीं पर मैंने देखा UTI मैंने लिखा. ठीक है, तो U एंड T यहाँ पे तो इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो ना, इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो U एंड T. लेकिन आप अगर लिख रहे हो U एंड T एंड I, तो यहाँ पे आपने कनेक्शन दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिया. तो ये दिस इज कॉल्ड एक्चुअली फ्रेंड कनेक्शन. ठीक है, फ्रेंड कनेक्शन मतलब क्या होता है, ये U एंड T आप देख सकते हो कि ये तो बेस्ट फ्रेंड हो गया ना, ये तो बेस्ट फ्रेंड हो सकता था, लेकिन उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रिश्ता नहीं रखा, है ना. तो ये उसके लाइफ में भी ऐसा ही होगा, एंड नॉट ओनली दैट, ये अननेसेसरी मतलब जिस जहाँ पे जरूरत होगा मुझे कनेक्शन करने के लिए, मैं वहां पर नहीं दे रहा हूँ कनेक्शन, तो मेरे सेम इंप्रेशन पड़ेगा मेरे कैरेक्टर पर. अंडरस्टूड. एंड नॉट ओनली दैट, हैंडराइटिंग में ना इसको हम ग्राफोलॉजिकल टर्म में मिगरनेस कहते हैं. मिगरनेस का मतलब क्या होता है, मिगरनेस का मतलब होता है आपका जहाँ पे साइज, स्लांट, बेसलाइन, मार्जिन, ये सब ठीक तरह से नहीं होता. मतलब हर जगह पे उल्टा सीधा दिखाई देता है. साइज मल्टी साइज दिखाई देता है, साइज वेरिएशन दिखाई देता है, स्लांट वेरिएशन मल्टी स्लांट दिखाई देता है, मार्जिन वेवी दिखाई देता है, राइट मार्जिन, अप मार्जिन, डाउन मार्जिन, ये उल्टा सीधा दिखाई देता है. तो दिस आर कॉल्ड मिगरनेस. दिस इज आल्सो ओरल स्टेज रिलेटेड इश्यूज. अंडरस्टूड. एंड ओरल स्टेज से सबसे ज्यादा आता है एडिक्शन, ड्रिंकिंग, च्युइंग गम, स्मोकिंग, नेल बाइटिंग, ओवर ईटिंग, ये सब कुछ एडिक्शन का ही पार्ट होता है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. दिस इज कॉल्ड
ओरल स्टेज एंड नेक्स्ट स्टेज इज एनल स्टेज. एनल स्टेज क्या होता है वो शंपिति मैम हम लोगों को बता देगा. प्लीज आई हैंड ओवर टू शंपिति मैम. Yes, sir. Thank you, sir. So the second stage is the anal stage, which lasts from 18 months to 3 years approximately. So these are all approx ages, not a kind of timeline. Freud believed the primary focus of libido in this stage is controlling bladder and bowel movements. So during this time, the parents actually start toilet training to their children. Even if the parents don't start the toilet training, the child becomes aware of his bladder and bowel movement. And the child becomes very much aware of his inner zone at this particular stage. Freud believed the conflict in this stage is between the parents and the child for toilet training. यहाँ पेरेंट्स बच्चे को बोलते हैं अपने ब्लैडर मूवमेंट कंट्रोल करो, बेड वेटिंग मत करो. सो द चाइल्ड मे और मे नॉट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू इट. हो सकता है कोई बच्चा फ्रीक्वेंटली यूरिनेट करने लग जाए और ये भी एक तरह का फिक्सेशन है. ऐसे बच्चे बड़े होकर स्टबर्न और हॉस्टाइल बन जाते हैं. और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने ब्लैडर मूवमेंट को कंट्रोल करने लगते हैं. तो जैसे ही वो अपना ब्लैडर होल्ड करने लगता है तो उसे बहुत ज्यादा इरोटिक प्लेजर्स मिलता है. तो अगर वो बच्चा देर तक यूरिनेट ना करे तब पेरेंट्स को भी चिंता होने लगती है और इसी तरह उसे अटेंशन भी मिलने लगता है. So on the other hand, if the parent is too lenient with toilet training and never does anything to the child for soiling pants or bedwetting, then the child can be anal expulsive character. And this child, during his adulthood, can be very messy, disorganized, careless, reckless. On the other hand, if the child enjoys holding his bowel movement and at that time also receives constant praise from his parents, so this person in his adulthood becomes very neat, stingy, careful and also passive aggressive. Also develops OCD traits. Freud mentioned that future OCD traits actually develops from this anal stage. सुनने में I understand थोड़ा अजीब and awkward लग रहा है, but ऐसा फ्रॉइड का मानना था, and Freud was after all Freud. So to you. थैंक यू मैम. तो जैसे मैम ने कहा ये एनल स्टेज में हम लोग ना, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज. हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग देखते हैं, बहुत इसके ऊपर बात भी करते हैं कि कोई आदमी बोलते हैं, हम लोग किसी को कहते हैं बहुत कंजूस है. ठीक है, बहुत किसी को बहुत कंजूस होता है. तो ये कैरेक्टर कहाँ से पैदा होता है? ये कैरेक्टर होता है वो 18 महीने से 3 साल के बीच के उसका टॉयलेट ट्रेनिंग प्रोसीड्यूर के ऊपर डिपेंड करके ऐसा पैदा होता है. वो फ्यूचर OCD, दैट मींस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. तो ये दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये आप तो कोई कभी आपको दिखाई देगा. अगर मेडिकल टर्म में अगर हम इस पेशेंट को डील करें तो कोई OCD वाला पेशेंट बहुत डेंजरस हो जाता है, बहुत डेंजरस. यू कांट इवन बिलीव. इमेजिन, अगर आप नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं पाओगे ये OCD का सिम्टम है या नहीं. ठीक है, लेकिन इसका माइनर सिम्टम क्या होता है? माइनर सिम्टम कभी हम लोगों के सामने दिखाई देता है जो बहुत ज्यादा साफ सुथरा रहने की कोशिश करता है. ठीक है, बार बार अपना हाथ धोते रहते हैं, बार बार चेंज करता है, बाथिंग करता है बहुत बार. तो ये माइनर हो सकता है, लेकिन आई मस्ट लेट यू नो दीज आर ऑल द सिम्टम. एक्चुअली ये शुरू हुआ है उस 18 मंथ to 3 years के बीच में. मतलब
जो अगर अपने टॉयलेट ट्रेनिंग प्रोसीड्योर को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है, वहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारा टर्म है, ठीक है, वो टर्म मैं यहाँ पे नॉन साइकोलॉजिस्ट है नहीं यूज करूंगा। बहुत कुछ टर्म है, डिटेल्स में हम बात कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इसको हम हैंडराइटिंग से कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मैं पहले वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस स्टेज में ना फिक्सेशन बहुत होता है। कोई आदमी रहता है उसके जेब में कुछ पैसा ही नहीं रहता, ठीक है, मुझे आज सैलरी मिला है, अगले 10 डेज में खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है, और कोई रहता है जो बहुत कंजूस होता है, वो रिजर्व करके रख देता है, ठीक है, वो होता है इस स्टेज में, अंडरस्टूड। तो जो अपना इस टॉयलेट ट्रेनिंग स्टेज में सेटिस्फाइड रहता है, द पर्सन विल बी वेरी गुड, एक्चुअली प्रॉपर बैलेंस्ड पर्सनालिटी, नहीं तो बहुत ईगो बढ़ जाएगा, ठीक है, एंड बहुत मेसी कैरेक्टर हो जाता है वो कैरेक्टर, अंडरस्टूड। जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन। सबसे आगे आपको दिखाई देगा इसके हैंडराइटिंग में, इसका लेफ्ट मार्जिन इज वेरी क्लोज टू द ब्रिंक ऑफ द पेपर, अंडरस्टूड। लेफ्ट मार्जिन बहुत क्लोज है उसके पेपर का, और कभी कभी नो मार्जिन भी हो सकता है, नॉट ऑलवेज। बेसिकली एनल स्टेज में एक मार्जिन होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नैरो होता है, ठीक है। एंड लेफ्ट मार्जिन सबसे अच्छा रहता है, मतलब जिसका सेटिस्फाइड है, मतलब उसका कंट्रोल्ड है, जिसका मतलब वो अपने बॉडी को होल्ड कर सकता है बहुत ज्यादा, तो उसका बेसलाइन वेव ही नहीं होगा, मतलब ये स्ट्रेट होगा, ठीक है, स्ट्रेट होगा उसका बेसलाइन लेफ्ट मार्जिन, तो वो अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा, वो अपने फिजिकल इच्छा को रख पाएगा अपने अंदर, ठीक है, बहुत देर तक। एंड नेक्स्ट होता है समटाइम ये बेसलाइन भी ये इंडिकेट करता है उसका स्ट्रेट होता है, एंड उसका हैंडराइटिंग ना बहुत स्मॉल रहता है, बहुत स्मॉल, बहुत छोटा छोटा करके जो लिखता है, बहुत छोटा छोटा करके जो लिखता है, एंड कंसंट्रेशन पावर इज वेरी गुड उसका, उन लोगों का। मल्टी स्लैंट होता है, मल्टी स्लैंट ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, दैट मींस द पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड इन दैट केस, इन दैट स्टेज, ओके। मल्टी स्लैंट अगर हो जाता है, किसी का स्लैंट इस तरह से हो जाता है, देखो ठीक है, इसका स्लैंट देखो, राइट वर्ड आ रहा है, लेफ्ट वर्ड आ रहा है, तो ये स्लैंट वेरिएशन हो रहा है, अंडरस्टूड, स्लैंट वेरिएशन हो रहा है। एंड नेक्स्ट कभी कभी आपको स्क्वीज्ड शेप उसके हैंडराइटिंग में दिखाई देगा, स्क्वीज्ड शेप दैट मींस इस तरह का शेप, नॉट ए राउंड, ठीक है, नॉट ए राउंड, स्क्वीज शेप उसके हैंडराइटिंग में आपको दिखाई देगा। एंड स्ट्रेट बेसलाइन, जैसा मैंने कहा, स्क्वीज शेप, स्ट्रेट बेसलाइन। एंड एक और जगह पे जहां पे हम इस तरह से लेटर डी लिखता है, जो डी का स्टेम बड़ा भी होता है, एंड वो रिट्रेस होता है डी का स्टेम, ठीक है, डी का स्टेम बड़ा होता है एंड रिट्रेस होता है वो आदमी भी वाइजर होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। वाइजर हम जिसको कंजूस जिसको हम कहते हैं, वो अपने आप को बहुत ज्यादा उसका सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है, उसके बॉडी का जो सेंसिटिव नेचर होता है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड वे में वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इसका स्लांट, मैक्सिमम टाइम इसका स्लांट होता है ए स्लांट, ए स्लांट मींस वर्टिकल स्लांट, मल्टी स्लांट भी दिखाई देगा, एंड वर्टिकल स्लांट सबसे ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। वर्टिकल स्लांट में एनल स्टेज का फिक्सेशन ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, मैं करूं या ना करूं, मैं कुछ कहूं या ना कहूं, मैं अपने दिल की बात एक्सप्रेस करूं या ना करूं, ठीक है, क्योंकि वो होल्ड नहीं कर सकता, कभी उसको लगता है मैं होल्ड करूं, कभी उसको लगता है मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा, अंडरस्टूड। एंड इसका इन लोगों को कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे अभी शंप्रति मैम ने कहा ओसीडी रिलेटेड इशू, तो उसके हैंडराइटिंग का कनेक्शन पार्ट आपको देखना होगा, अंडरस्टूड, कनेक्शन पार्ट आपको देखना होगा, कनेक्शन जो बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है, ठीक है, सी
जो जरूरत नहीं है, हर लेटर कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये इसको हम मोनोटोनस कनेक्शन कहते हैं, मोनोटोनस कनेक्शन। इन लोगों को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर लगा ही रहता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, कंस्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज, एंड मैक्सिमम टाइम इन लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई देता है, अंडरस्टूड। लार्ज इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम इन लोगों को लगा ही रहता है। एंड ओवल्स, इन लोगों का ओवल्स जो होता है, सपोज ये ओवल क्लोज्ड रहता है, बहुत ज्यादा क्लोज रहता है, अंडरस्टूड। ओवल्स जो रहता है बहुत ज्यादा क्लोज रहता है इन लोगों का ओवल, लेटर ओ ए, क्लोज्ड ओवल रहता है इन लोगों को। एंड टी बार के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। टी बार ये लोग मैक्सिमम टाइम लेफ्ट साइड में सबसे ज्यादा प्लेस करता है, ठीक है। टी का बार लेफ्ट साइड में सबसे ज्यादा इन लोग प्लेस करता है, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। तो they are sometimes, if the everything is good, then it is they are very good personality, बहुत ज्यादा क्लीन साफ सुथरा रहने की कोशिश करता है। लेकिन ये अगर बहुत ज्यादा हो गया तो बहुत ज्यादा ही साफ सुथरा रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। एंड जो ऐसा नहीं करेगा ऑपोजिट हो जाएगा, दैट मींस बहुत मेसी होगा, हैपाजार्डली सब काम करेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी शब्दनी मैम कहेगी। प्लीज मैम, आई हैंड ओवर टू यू। थैंक यू सर। यस, so coming to the third stage, which is phallic stage. As sir mentioned, this is the most important stage and also the most controversial theory which was stated by Freud. Actually, when Freud stated this theory, this was about this stage, it completely shook the entire world. I mean, the psychologist's world. So, phallic stage begins from 3 years and lasts till 6 years approximately. The word phallic comes from Greek word phallos, which means penis. During this stage, the erogenous zone shifts from anus to the genitals. Children at this stage tend to touch and play with their private parts, which they are not at all embarrassed of. And in this stage, the child can identify his own gender. इस स्टेज में बच्चे अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स और दूसरे के जेनिटल ऑर्गन्स में डिफरेंशिएट करना उसे आ जाता है, तो वो अपने जेंडर को आइडेंटिफाई करने लगता है, जैसे कि मैं एक लड़की हूँ, वो एक लड़का है। और इस स्टेज में वो ये भी उसको ये भी समझ में आता है कि मदर फादर के बीच एक स्पेशल रिलेशनशिप है, एंड और उस स्पेशल रिलेशनशिप में उसे पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं है। सो फ्रॉइड का मानना था इस स्टेज में एक बॉय चाइल्ड को अपने मदर पर अट्रैक्शन होता है, मतलब कि ऑपोजिट जेंडर पेरेंट्स की तरफ अट्रैक्शन होता है। एक लड़के को अपनी मम्मी पर एक तरह का अफेक्शन एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, और वो अपने फादर को जेलस एंड हॉस्टाइल फील करने लगता है, एंड ही कंसीडर्स हिज फादर एज हिज कॉम्पिटिटर। उस बच्चे में एंजाइटी भी डेवलप होता है, जिसे कहते हैं कैस्ट्रेशन एंजाइटी, जिसमें एक लड़के को ये डर लगा रहता है कि अगर उसके फादर को उसके फीलिंग्स के बारे में पता चल जाए तो कहीं उसके फादर उसके पीनस को कट ना कर दे। The boy knows that his father is very strong, powerful. So if the father gets angry, the boy fears he might get castrated. And this phenomena actually comes from Oedipus complex. Now, what is Oedipus complex? It comes from a Greek tragic play, Oedipus Rex, written by Sophocles,
where the Greek king Oedipus unknowingly kills his father and marries his mother. So, on the contrary, there's another concept called Electra complex. Here, the girl feels attracted towards her father and is jealous of her mother. क्योंकि गर्ल्स को यूजुअली फैलिक स्टेज में पीनस नहीं होती है, ऐसा फ्रॉइड मानते हैं, और उसे लगता है कि मदर उसके जेनिटल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. उस लड़की को ये फील होता है पीनस एक सुपीरियर जेनिटल है एंड उसके जेनिटल्स बहुत इंफीरियर है, इसीलिए वो अपने मदर को रिस्पॉन्सिबल समझती है और मदर को हेट भी करने लगती है. सो दिस इज नोन एज कैस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स. बाद में इसी स्टेज में लेटर ऑन जब बच्चे को ये समझ में आने लगता है कि ये सारे इमोशंस गलत है, तो वो यूजुअली आइडेंटिफिकेशन शुरू कर देता है, विच इज अ डिफेंस मैकेनिज्म. मतलब बॉय चाइल्ड अपने फादर की तरह बनना चाहता है और एक गर्ल चाइल्ड अपनी मम्मी की तरह बनना चाहती है. मतलब सेम सेक्स पेरेंट्स से आइडेंटिफिकेशन करना शुरू हो जाता है. बॉयज अपने मदर्स की तरफ से फीलिंग्स हटाकर अपने फादर को रोल मॉडल समझने लगते हैं. दूसरी तरफ गर्ल्स अपने फादर पर जो सेक्सुअल इमोशंस थे उन्हें हटाकर अपनी मदर को इमिटेट करना शुरू कर देती है. सो इस स्टेज में रेजुलेशन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे जाकर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और फिक्सेशंस आ सकती है. सो इन दिस स्टेज द मोस्ट कॉमन फिक्सेशंस आर नार्सिसिज्म, vain, pride. So according to Freud, narcissism originated at the phallic stage. On the other hand, if Oedipus complex is not resolved at this stage, homosexuality can be observed in later life and also immature sexual behavior. Men with this fixation can be mama's boy who never grew up, and this type of men expect motherly affection from his wife. Females similarly expect fatherly affection from their husband and tend to marry older men who can be seen as father figure for them. Moreover, people having tremendous mother-father fixation usually leads to unhappy married life. So this was about the controversial phallic stage. Okay, thank you, ma'am. Okay, as Shamriti ma'am says, कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करो तो आपको इस स्टेज का एक्चुअल थिंग्स पता चल जाएगा. एक बच्चा अगर 3-4 साल में अगर वो बच्चा अपने जेनिटल पार्ट्स को लेके बहुत ज्यादा खेलता रहता है, ठीक है? एक बच्चा प्ले कर रहा था, तो उस बच्चे को अगर उसके माँ ने बहुत ज्यादा डांट दिया, उसके पापा ने उसके हाथ पीछे बांध के रखा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ पे क्यों हाथ दे रहे हो बार बार, मैंने आपको कहा था ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वो बच्चा ही इन फ्यूचर रेपिस्ट बनेगा, ठीक है? एंड जो बच्चा उस पापा और मम्मी उसको कुछ भी नहीं कह रहा है, कभी भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वो प्ले कर रहा है, करने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, वो ही इन फ्यूचर पोर्नोग्राफी एडिक्टेड बन जाएगा, ठीक है? दैट मीन्स उसका टोटल मेन फोकस होगा उसके ऑपोजिट जेंडर के ऊपर. अंडरस्टूड? सो इसी स्टेज से शुरू होता है अनहैप्पी मैरिड लाइफ का मेन इशू. इस स्टेज से ही शुरू होता है, ठीक है? तो इस स्टेज का थोड़ा हैंडराइटिंग के साथ कोरिलेट मैं कर देता हूँ, थोड़ा आप देखिए.
आप देखोगे स्टार्टिंग स्ट्रोक बहुत ज्यादा देता है, बहुत ज्यादा, ये अननेसेसरी स्टार्टिंग स्ट्रोक देता है। ठीक है, ये अननेसेसरी स्टार्टिंग स्ट्रोक भी फेलिक स्टेज का ही प्रॉब्लम दिखाता है। नॉट ओनली दैट, उसका हैंडराइटिंग का अगर ये अपर जोन में इस तरह से लेटर डी में एंगल आता है या लेटर डी में हुक आता है, ये इंडिकेट करेगा फेलिक स्ट्रोक का फिक्सेशन रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, और मैं कुछ सिग्नेचर रिलेटेड इशू भी मैं कह देता हूं आपको सबको। ओनली टाइटल जो सिग्नेचर करता है, ओनली टाइटल, ठीक है, टाइटल के ऊपर बहुत ज्यादा जो फोकस करता है, that is the phallic stage related issues. Just like my name is Tamal Singha and Tamal Singha को मैंने लिख रहा हूँ only सिंघा लिख के छोड़ दिया, और सिंघा तमल लिख के छोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, जैसे सिग्नेचर को इस तरह से मैंने रैपिंग कर दिया, ठीक है, इस तरह से रैपिंग कर दिया, तो ये भी फेलिक स्टेज का प्रॉब्लम इंडिकेट करता है। और सिग्नेचर को इस तरह से सपोज मैंने ये अंडरस्कोर सिग्नेचर के लेटर लोअर जोन का जो लेटर होता है उसको टच कर रहा है, हैव यू नोटिस्ड? ये भी फेलिक स्टेज का ही प्रॉब्लम इंडिकेट करता है। एंड सिग्नेचर अगर कोई भी लिखता है, ये तो हमारे अभी फिक्स्ड हो चुका है, सब लोग इस तरह से लिखता है, कोई भी लेटर लिखता है तो सपोज अगर इस एरिया पे जो सिग्नेचर करता है, अंडरस्टूड, मतलब लेफ्ट साइड में जो सिग्नेचर प्लेस करेगा, लेफ्ट साइड में जो सिग्नेचर प्लेस करेगा, ये तो अभी बैंक या स्कूल कहीं पर भी हम लोग ये कंफर्म हो चुका है, लेफ्ट साइड में मैक्सिमम टाइम सिखाया जाता है। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट 100%, दिस इज नॉट गुड। लेफ्ट एंड राइट साइड प्लेसमेंट में हेल एंड हेवन डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा इसके ऊपर मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, only I can say only one thing, this is the signature character of American character and right side में signature is the British character। ठीक है, तो अगर हम जब हम छोटे थे वहाँ पे क्लास में जब लेटर राइटिंग लिखते थे तो योर्स फेथफुली लिखने के बाद हम लोग राइट साइड में सिग्नेचर करते थे। ठीक है, वही सिखाया गया था एंड वही चलता आ रहा था हमारे इंडिया में ब्रिटिश से। ठीक है, yes, thank you Anupama, left side signature is not advisable, yes, thank you। and left side signature का अगर देखिए कोई भी सिग्नेचर का इस तरह से जो लिखता है, मतलब मैंने तमल लिख दिया ठीक तरीके से, लेकिन मेरा सिग्नेचर वाला पोर्शन इस धीरे धीरे डिसेंडिंग हो रहा है, हैव यू नोटिस्ड? ये सीधा जा रहा था लेकिन वो डिसेंडिंग हो रहा है। दिस इज द आल्सो फेलिक स्टेज रिलेटेड प्रॉब्लम। एंड कोई इस तरह से भी सिग्नेचर लिखता है, नीचे साइन इस तरह से कर देता है, दिस इज आल्सो फेलिक स्टेज रिलेटेड इश्यूज, अंडरस्टूड? ऊपर सिग्नेचर मतलब ऊपर नाम नीचे टाइटल, ठीक है, दिस इज आल्सो सिग्नेचर रिलेटेड फेलिक रिलेटेड इशू। नेक्स्ट आएगा लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज इज टोटली डिफरेंट, वहां पे बहुत ज्यादा फिक्सेशन नहीं होता, मतलब यहाँ तक ही हम लोगों का मेन थ्योरी यहाँ तक ही था। इसके बाद इस जितना हम लोग कैरेक्टर सीखा है यहाँ तक, इस नंबर 6 इयर्स तक जितना हम लोगों के पास कैरेक्टर सीखा है, यही 6 ईयर का कैरेक्टर म्यूटेशन करके करके नेक्स्ट बनते हैं हम लोगों में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज हमें शम्प्रीति मैम कहेगी लेटेंसी पीरियड के ऊपर। Yes, Shambhit ma'am, please. Yes, sir. Thank you. Sir, just like you mentioned, the phallic stage, the children, they often play with their private parts. So I have seen parents, they are very much overcautious with this thing. They say my child is doing it publicly. Actually, and they forcefully inside the child in front of others. So actually, this is indeed very wrong. At this stage,
they are exploring. A child is actually exploring his body, especially those areas. So it is actually normal. So let's move on to the fourth stage, that is the latency stage, which is from 6 years till puberty. So by the end of phallic stage, children have repressed their sexual feelings in their unconscious mind. And their sexual feelings in latency stage remains actually hidden or dormant. It doesn't go away. So during this stage, children develop intellectually, physically, socially, but not sexually. Children become busy with their schools, studies, sports, or any other hobbies. So boys, we have seen at this age, boys play with boys, girls remain with girls only, and there is no sexual attraction towards opposite gender, and no fixation occurs at this stage. So can I complete the last one and then hand it over to you, Inspector? So coming to the final stage, that is the genital stage, where the puberty starts to begin. The primary focus of pleasure is the genitals, as mentioned. The repressed sexual feelings in previous stage gets resurfaced in their consciousness. And this sexual feelings gets transferred from parents to opposite sex adolescents or even celebrities. मतलब sexual desires अब फिर से वापस आ जाते हैं, but in a matured way. अब उससे ये समझ में आने लगता है कि सेक्सुअल डिजायर्स को कैसे पूरे करने हैं इन अ सोशली एक्सेप्टेबल मैनर एंड इन अ सोशली मैच्योर्ड वे. तो अगर इस स्टेज में किसी को एक्सेसिव स्ट्रेस हो या ज्यादा सेक्सुअली इंडल्ज हो, which like sir mentioned is too much into pornography and all those, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसके पुराने स्टेजेस में फिक्सेशन रह गया है. Hence, Freud believed that genital stage is the final stage of personality development as well as entry to adult social and sexual behavior. Thank you, sir. Yes, thank you, ma'am. एक्चुअली लेटेंसी स्टेज का मतलब क्या होता है? 6 years to 12 years. अभी तक जो हमने कैरेक्टर सीखा, वही कैरेक्टर, वो तो हमें मतलब उसका कोई भी बच्चे का 6 years से पहले उसका जेनिटल पार्ट्स का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है. अभी उन लोगों में ना बहुत ज्यादा शाइनेस आ जाता है. ठीक है, वो सब इस तरह के बातें करने में शर्म आता है. ठीक है, वो अभी स्कूल में शुरू हो जाता है. ठीक है, स्कूल में चला जाता है, एंड स्कूल में चले जाने के बाद वो हर जगह पे खेलना कूदना शुरू कर देता है, मारपीट करना शुरू कर देता है, एक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा वो फोकस करता है. ठीक है, वो इस सेक्सुअल अट्रैक्शन के ऊपर बहुत भूल जाता है धीरे धीरे. अंडरस्टूड? लेकिन जिसको यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई देता है, सपोज आई एम जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन. यहाँ पर ना सबसे ज्यादा मतलब गुड कैरेक्टर आएगा जिसका अगर उसका मार्जिन ठीक ठाक रहता है. लेफ्ट मार्जिन अगर स्ट्रेट रहता है, राइट मार्जिन मोरलेस ठीक ठाक रहता है, बहुत ज्यादा अनइवन नहीं रहना चाहिए. अप मार्जिन इज गुड, डाउन मार्जिन इज गुड, दैट इज द वेरी वेरी परफेक्ट कैरेक्टर. आप बता सकते हो उसका मतलब उसका लास्ट 6 years का जो हमने कैरेक्टर हमने सीखा, वो बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड हो रहा है. अंडरस्टूड? एंड उसका साइज, हैंडराइटिंग का साइज जो होता है वो भी मीडियम हो जाते हैं. मीडियम, बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है, बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं है. ठीक है, एंड उन लोगों का लोअर लूप जो होता है, इन लोगों का लोअर सपोज वाई ये छोटा रहता है. अंडरस्टूड? ये इस लेवल में अगर कोई किसी का प्रॉब्लम आता है तो ये छोटा हो जाता है उसका. अंडरस्टूड? एंड नैरो लोअर लूप हो जाता है एंड नैरो
साइज हो जाता है, साइज मतलब हाइट, नैरो हाइट। एंड कभी कभी उसके दिल में ना, अगर किसी का पहले स्टेज से ही उसके अंदर अगर कोई डर बैठा हुआ है, कोई प्रॉब्लम आ चुका है, फिक्सेशन आ चुका है, तो इस स्टेज में वो ही नॉट बन के चले आएगा। Have you understood? इसको हम नॉट कहते हैं, वही नॉट बन के चले आएगा, ठीक है। दिस इज नॉट गुड ऑब्वियसली। एंड उसका हैंड राइटिंग भी एप स्लैंटेड हो जाएगा, एप स्लैंटेड। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? उसका हैंड राइटिंग भी एप स्लैंटेड हो जाएगा। एंड बेस लाइन, उसका बेस लाइन हमेशा सीधा रहेगा, बेस लाइन हमेशा इज वेरी गुड इन दोस पीपल, ओके। अच्छा, नेक्स्ट आएगा जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज में क्या होता है, वो 12 ईयर से 18 ईयर तक आप कह सकते हो। जस्ट लाइक अभी वो बच्चा बड़ा हो चुका है, ठीक है, उसका वो अपना बॉडी चेंजिंग एक्सपीरियंस हो रहा है उसको, ठीक है, उसका बॉडी स्टार्टेड चेंजिंग, ओके। तो वहां पे क्या होगा, उसको ये जो डोरमेंट था, उसका जो ये प्लेजर लास्ट 6 इयर्स 6 to 12 में, तो ये डोरमेंट जो सिस्टम था ये टोटली इजेक्ट करेगा, ठीक है। उसके दिल का हर एक एक्सप्रेशन, उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि आई एम जस्ट लाइक अ रोमियो, I have proper feelings, I have all types of feelings I am having. I am very romantic person, most romantic person. I can write the poet looking at opposite gender, everything he can assume the person, okay. तो इस तरह से उन लोगों में फीलिंग्स आ जाते हैं। एंड उन लोगों को अपने बॉडी को कंट्रोल करने में भी प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। उसका मेनली फोकस रहता है उसके ऑपोजिट जेंडर के ऊपर, ठीक है। एंड अब देखिए इसका हैंडराइटिंग, सबसे पहले आएगा उसका लेफ्ट मार्जिन इज वेवी। लेफ्ट मार्जिन ऑब्वियसली वेवी आएगा, जो उसका बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता ठीक तरीके से। एंड डाउन मार्जिन भी अनइवन रहता है। डाउन मार्जिन मतलब ये कभी कभी सपोज दिस इज ए पेज, देखो सपोज दिस इज ए पेज, एंड कभी कभी इतना दूर चले जाते हैं, खत्म हो रहा है, एंड कभी कभी यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। Understood? Down margin has become quite sometimes narrow or sometimes wide. Understood? Size, उसका हैंडराइटिंग का साइज पहले मीडियम था, अगले स्टेज में अभी वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। उसका हैंडराइटिंग साइज अभी हो जाएगा धीरे धीरे लार्ज की तरफ बदलना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड? इस स्टेज में। एंड नेक्स्ट आएगा उसका शेप। हैंडराइटिंग का जो शेप होता है, सपोज लेटर ए ओ, ये परफेक्टली राउंड होने की कोशिश करेगा। अंडरस्टूड? ये परफेक्टली राउंड बनाने की कोशिश करेगा सबसे ज्यादा। एंड ऑब्वियसली सबके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑपोजिट जेंडर के ऊपर उसका फोकस रहता है, इसलिए वो कनेक्शन करने की कोशिश करेगा इस तरह से, मतलब हर एक लेटर को कनेक्शन करने की कोशिश करेगा। गार्लैंड कनेक्शन जिसको हम कहते हैं, गार्लैंड, ठीक है, यू शेप वाला कनेक्शन। एवरी लेटर को वो यू शेप वाला कनेक्शन के साथ करने की कोशिश करेगी। अंडरस्टूड? एंड स्लांट होगा, ये तो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, है ना। इतना दिन वो सप्रेस करके रखा था उसका टोटल फीलिंग्स, अभी उसका टोटल फीलिंग्स आ गया, उसके बॉडी चेंज होना शुरू हो गया। मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा बॉडी भी बड़ा हो रहा है, तो उसका जितना भी, जैसे भी मेरा ब्रेन, जितना भी चाइल्ड ब्रेन होना हो, बट आई एम लाइक ए एडल्ट, ओके। तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस बहुत ज्यादा करूंगा उस वक्त, तो मेरा स्लांट भी कैसा होगा, एक्सप्रेसिव हो जाएगा। स्लांट भी एक्सप्रेसिव हो जाएगा, इस तरह से राइट वर्ड स्लांट होना शुरू कर देगा। अंडरस्टूड? एंड बेसलाइन वो बहुत मोटिवेटेड रहेगा, उसको हर दिन कुछ ना कुछ एक्शन चाहिए, कुछ ना कुछ दूसरों को दिखाने की इच्छा रहेगा, दूसरों को कुछ ना कुछ एक्शन रिलेटेड थिंग्स दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो उसका बेसलाइन भी थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, एसेंडिंग। उसका बेसलाइन जो वो लिखेगा, तो उसका बेसलाइन भी थोड़ा एसेंडिंग के रहने की कोशिश करेगा। Understood? The person is very good mood in right now. And next आता है उसका ओवल जो रहता है, कभी कभी ओपन रहेगा वो, क्योंकि वो अपने आप को तो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। जो उसके पास नहीं है वो भी वो दिखाने की कोशिश करेगा,
कि आई हैव दोस पावर, आई कैन बीट एनी पर्सन। ओके, सो उसका ओवल भी इस तरह से ओपन अप रहने की कोशिश होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड कभी कभी उसके हैंडराइटिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ एक और चीज, फ्लाइटी हैंडलिंग स्ट्रोक दिखेगा, फ्लाइटी हैंडलिंग स्ट्रोक। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज कॉल्ड फ्लाइटी हैंडलिंग स्ट्रोक। ये मैंने जी लिखा, इसके बाद सीधा ऊपर चला गया एंड एच लिखा, ठीक है। ये जो मैंने बहुत स्पीड ही चला गया, बहुत स्पीड में देखो अब मैंने चला गया, हैव यू नोटिस, बहुत स्पीड में लोअर जोन कंप्लीट हो ना हो, बहुत जल्दी मैं अपर जोन में चला जा रहा हूँ, ठीक है, स्वीप करके, दिस इज कॉल्ड स्वीपिंग स्ट्रोक, ठीक है। और फ्लाइटी हैंडलिंग स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं। एंड नेक्स्ट उसका सिग्नेचर में देखिए, उसका वो ना अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देना शुरू कर देता है, तो सिग्नेचर भी उसका ओनली नाम ही रहेगा, टाइटल ज्यादा नहीं रहेगा, अंडरस्टूड। सिग्नेचर भी उसका ओनली नाम ही दिखेगा। एंड सिग्नेचर भी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो नॉट ए हेल्दी सिग्नेचर, मतलब रैपिंग करने की कोशिश करेगा, अंडरस्टूड। तो these are all the stage of genital stage। तो जैसे मैंने शम्पिति मैम ने कहा कि ये सिगमंड फ्रॉइड का थ्योरी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो चुका है, लेकिन ग्राफोलॉजिस्ट के लिए ये थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफोलॉजिकली ये थ्योरी प्रूवन है एंड ये हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। एंड किसी का भी कोई भी हैंडराइटिंग अगर हम लोगों के पास कोई भी लेके आता है, तो ये हम बहुत ज्यादा देखते ही रहते हैं कि उसका हैंडराइटिंग में ये कौन से स्टेज में उसका क्या क्या फिक्सेशन हो चुका है, ठीक है। उन लोगों के साथ बात करते हैं, बहुत फ्रीली बात करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों के साथ उसके पापा मम्मी कैसा था, उन लोगों का बिहेवियर, आपस में कितना झमेला चलता था, वो छोटे से उम्र से कितना कैसा क्या क्या देख के वो बड़ा हुआ है, क्या क्या अपने आंखों से देखा है, अपने पापा मम्मी को फाइटिंग करके देखा है या नहीं, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये सब उसका इफेक्ट आता है उसके हैंडराइटिंग में, अंडरस्टूड। सर कैन आई आस्क वन यस 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 मैम, श्योर। सर, जैसे आपने ये GNH का कनेक्शन बताया, फ्लाइट समथिंग आपने बोला ना, कैन यू रिपीट दैट वर्ड? फ्लाइटी हैंडलिंग स्ट्रोक। Okay, if we see this in around 40 years of age, yes, किसी में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, लेकिन हमें दिखना पड़ेगा ये स्ट्रोक कहाँ से उसको पैदा हुआ है, कहाँ से, कहाँ के वो सोर्स है, सोर्स होता है उसका उस एरिया से, ठीक है, उस एरिया से उसका सोर्स है, मतलब उस एज से ये सोर्स है उसका, मतलब उस स्टेज का, मतलब 12 to 18 इयर्स का जो उसका एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर डिपेंड करके ये स्ट्रोक उसने मेकिंग किया है, अंडरस्टूड। तो कोई भी अगर आप हैंडराइटिंग आज आपका जैसा भी है, जो भी है, उसका टोटल सोर्स है आपका, जो जब आप छोटे थे उसके ऊपर डिपेंड करके, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके वो हो रहा है आज में भी, अंडरस्टूड। तो अच्छा, मैं एक चीज मैं भूल जाऊंगा, बता देता हूँ, जो अगर कोई भी नया है तो उसका नंबर प्लीज दे दीजिए, हम लोग अपने वेबिनार ग्रुप में डाल देंगे। एंड क्योंकि ये हम लोगों का 3 दिन का वेबिनार था इस स्टेज के ऊपर, इस थ्योरी के ऊपर, तो ये 3 दिन आज कंप्लीट हो गया। मैं उन लोगों को सर्टिफिकेट भी दे दूंगा, जो हमारे ग्रुप में मैं वो लिंक दे दूंगा, फिलअप करके देगा तो मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा सबको, ठीक है। ये 3 दिन का ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा एक साथ। यस, थैंक यू सर। तो मैंने बहुत टाइम ले लिया ये 3 दिन खत्म करने के लिए ये थ्योरी, लेकिन ये थ्योरी अगर हम बात करते थे, बहुत कुछ है बताने का इस थ्योरी के ऊपर, अंडरस्टूड। दिस इज ए बिग थ्योरी एंड वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी। इसके ऊपर छोटा छोटा डिविजन में जब हम क्लास करवाते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ बताते हैं, थ्योरी को कैसे 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 हम इंटरप्रेट कर सकते हैं हैंडराइटिंग के साथ, अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। शम्प्रीति मैम, आपने बहुत ज्यादा पेशेंसली ये 3 दिन सपोर्ट दिया मुझे, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुभवा मैम, थैंक यू, एंड गोपा मैम, थैंक यू सो मच। सर आई हैव अ क्वेश्चन ऑन, हाँ यस 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 मैम। जो जी है ना, GRY में हम समटाइम्स एक नॉट दिखाई देती है लोअर लूप में, तो क्या यस, वो लूप लेफ्ट साइड होकर राइट साइड में चली जाती है लोअर में,
तो मेरा एक हैंडराइटिंग देखिए, उनको राइट साइड होके नॉट होके लेफ्ट साइड में जाता है। वाई सेम कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर ऐसा आ सकता है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा आ सकता है, ऐसा मैं कह रहा था, आप कह रहे थे ऐसा, है ना? सेम स्टेज का प्रॉब्लम है, लेटेंसी पीरियड का प्रॉब्लम है ये, ठीक है? 6 या 12 इयर्स का प्रॉब्लम है। यस सेम स्टेज का प्रॉब्लम है, दैट मींस लेटेंसी पीरियड जिसको हम कहते हैं, ठीक है? 6 ईयर से 12 ईयर तक। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. sir. Thank you. It was a wonderful session, sir. Bye. And ma'am. थैंक यू, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye. Thank you, ma'am. Bye-bye.